हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक को आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है या फिर सेमेस्टर सेकंड का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो करते फिर शुरुआत एक और नए लेसन के साथ। लेसन नंबर फर्स्ट खत्म हो चुका है, उसके नोट्स आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आई बात समझ में। आज से हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के ऊपर। तो करें फिर शुरू। लेसन नंबर 2 उसमें क्या पढ़ना है? तो लेसन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत क्यों है, उसके ऊपर हमने अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया। लेकिन लेसन नंबर 2 हम इसमें ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात करेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, किसमें, फाइनेंस को मैनेज करने में। अब ऐसे इंस्टीट्यूट कौन हो सकते हैं? बैंक हो सकता है, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है, या फिर पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो हमारी हेल्प करते हैं फाइनेंस को मैनेज करने में, है ना। बैंक भी तो ये करता है और बैंक तो सबसे बड़ा फाइनेंस को मैनेज करने वाला सोर्स है। आई बात समझ में। तो चलो फिर करते हैं फिर शुरुआत इस नए चैप्टर की, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि एफआई, ठीक है, बैंक्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिसेज, मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज, ये सारी हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं हम एक अब डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, यानी कि अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं तो अब हम एक डिजिटल एरा में घुस चुके हैं जहां पे हम सारे काम डिजिटली करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, सबके सब अब हमारे फ़ोन से होते हैं, है ना। हमारा मोस्टली काम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कर देती है, वो क्या है, फ़ोन, जो काफ़ी अच्छा सोर्स है अब हर एक कामों करने का। तो यही एक फ़ायदा है डिजिटल एरा में रहने का। अब इससे फ़ायदा दोनों को है, ठीक है, सेक्टर्स को भी और हमें भी। अब हमें हमारी सर्विसेज सारी की सारी घर बैठे मिल जाती हैं, ठीक है, और बैंक्स को ईजी इसलिए होता है क्योंकि बार बार अब लोग बैंक नहीं जाते हर एक काम के लिए, ज़्यादातर हर एक काम क्या करते हैं, घर बैठे ही कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो इस चैप्टर में सीखना क्या है, यानी कि लर्निंग आउटकम्स क्या है इस चैप्टर के? इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स ये है कि एक तो पहली बात हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट को समझ सके, दूसरी बात उनकी इंपॉर्टेंस को समझ सके कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं बैंक की क्या इंपॉर्टेंस है, बैंक हमारी हेल्प करता है एज अ मीडिएटर ट्रांजैक्शन करवाने में, है ना। अगर बैंक ना हो तो हम ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। और आजकल तो हम लोग कैश भी यूज नहीं करते हैं, जहां जाते हैं पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं, किसके लिए, ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि हमारी ट्रांजैक्शन ईजी हो जाए। अब कैश कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस फोन हो साथ में, सारे काम हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इस यही है इंपॉर्टेंस है किस चीज की, बैंकिंग सेक्टर की। हम लोग बहुत सारे अब नेट बैंकिंग यूज करते हैं, घर बैठे बैठे अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, घर बैठे बैठे अकाउंट में पैसे डलवा लेते हैं, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने किसी दोस्त को बोल देते हैं भाई ये ले कैश गूगल पे से मेरे अकाउंट में कर दियो। आई बात समझ में। तो ये सारे क्या फायदे हैं, ये सब फायदे हैं डिजिटल वर्ल्ड में रहने के, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, तो ये तो हमारा पहला फायदा है किसका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने का। और फायदे क्या हो सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रहने के? जैसे मान लो अगर मैं एक अच्छा सेविंग, मतलब एक तो पहली बात मेरी इनकम है, मैं इनकम जनरेट कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ पैसा मैं एक्सपेंडिचर करने के बाद बचाऊंगा भी, सेव भी करूंगा। अब जो अमाउंट मैंने सेव किया है मैं सोचूंगा उसे इंक्रीज कैसे करूं, तो मैं उसे इन्वेस्ट करूंगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, इन सब के लिए भी बैंक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात भी कैसे, अगर मैं बात करूं पुराने जमाने की, 90s की, ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्टॉक वगैरह खरीदने होते थे वो काफी मुश्किल होता था। क्यों होता था मुश्किल, पता है? क्योंकि हमें या तो एनएससी में जाना पड़ेगा, जानते हो ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद जाके हम क्या करते थे, शेयर पेपर्स के तौर पे बहुत सारे हमें पेपर वर्क करने पड़ते थे, उसके बाद जाके हमारे नाम पे शेयर होते थे। लेकिन आज टाइम बहुत ईजी है, घर बैठे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ और शेयर्स खरीदने शुरू कर दो, ठीक है, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना वो भी इजी हो गया है, पॉलिसी लेना वो भी इजी हो गया है, इंश्योरेंस लेना वो भी इजी हो गया है। आप सबने सुना ही होगा पॉलिसी बाजार के बारे में, ये सब कुछ, ठीक है, ये क्या है, ये सब हमारी हेल्प करने के लिए है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जो हमारी हेल्प करते हैं किस में, ठीक है, अपने पैसों को मैनेज करने में, और हमारे काम को उल्टा इजी बना देते हैं ताकि हमें कहीं जाना ना पड़े अपने काम के लिए, ठीक है, घर बैठे हमारे सारे काम हो जाएं। तो ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसमें क्या है, लर्न कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब हमें हर एक कैटेगरी को जानना चाहिए और हर एक कैटेगरी की, ठीक है, इंपॉर्टेंस को जानना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं किसके बारे में, बैंक्स के बारे में, तो हमने बात कर ही ली। मेनली हमारी हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, सेविंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए, ठीक है, बैंक्स हमारी हेल्प कर देते हैं। दूसरा,
इंश्योरेंस कंपनी किस में काम आती है? उम्मीद है आप सभी को इंश्योरेंस का मतलब पता होगा। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर मान लो कि मैं कोई चीज है, जैसे कि आपने सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर में मुझे कुछ हो जाए, ठीक है, तो मेरी फैमिली को सर्वाइवल में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने अपना एक इंश्योरेंस करवा रखा है जिसका क्लेम वो आराम से ले सकते हैं और उनकी लाइफ में फाइनेंशियल कोई इशू नहीं आएगा। इसे क्या बोलते हैं? लाइफ इंश्योरेंस। ऐसे ही देखा होगा आप लोगों ने, हमारी बाइक का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों का इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं? ताकि वो चीज़ हमारी सेफ रहे। अब कल को मान लो मैंने महंगी गाड़ी ले ली, ठीक है, अब वो चोरी हो गई तो क्या अब मुझे दोबारा खरीदूंगा? नहीं, मैं इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस लूंगा, इंश्योरेंस क्लेम करवाऊंगा। आई बात समझ में? तो इंश्योरेंस इसलिए करवाया जाता है। अगर उसमें कोई स्क्रैच आ गया, कहीं से वो गाड़ी ठोक दी मैंने, ठीक है, तो उसमें महंगा खर्चा आएगा, तो वो सारा क्लेम कौन उठाएगी? इंश्योरेंस कंपनी वाले। आई बात समझ में? ये तो इंश्योरेंस हम इसलिए करवाते हैं। अब अगर देखते हैं पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस एक काफी इंपॉर्टेंट जरिया है जिसके जरिए हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स का पता लगता रहता है। गवर्नमेंट भी टाइम टाइम में स्कीम लेके आती रहती है ताकि लोगों को क्या पहुंचा सके, थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा सके। आई बात समझ में? तो पोस्ट ऑफिस एक बहुत बढ़िया जरिया है जिसके जरिए इन्वेस्टिंग भी तो करते ही करते हैं, ठीक है, और क्या नाम है, हम गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स को भी जान सकते हैं। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज। अब मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विसेज बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, हम मोबाइल ऐप की बहुत सारी सर्विसेज क्या करते हैं? कैरी करते हैं, ठीक है। अब अगर देखते हैं फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, तो ये था हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी जिनको हम यूज करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के, और उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हर कैटेगरी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। मतलब गवर्नमेंट ने भी अपने सेक्टर यानी कि अपने काम को डाइवर्सिफाई कर रखा है, डाइवर्सिफाई कर रखा है ताकि हर एक काम अलग अलग डिपार्टमेंट अच्छे से कैरी कर सके। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, न्यू स्कीम्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। जब बैंकिंग सेक्टर में कोई नई स्कीम आएगी, इंश्योरेंस सेक्टर में कोई नई स्कीम आएगी, पोस्टल सेक्टर में कोई नई स्कीम आएगी, वो बता देंगे कि भाई अभी भी ये स्कीम आई है, आप चाहो तो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो, उठाना चाहो तो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? तीसरा पॉइंट। आजकल देखा होगा आपने कि हर एक चीज के ऐप बन चुके हैं, हर चीज के अपना एक ऐप है, हर नेट बैंकिंग का अपना एक ऐप है, हर बैंक का अपना एक ऐप है, ठीक है, ताकि हम घर बैठे इजीली ट्रांजैक्शन कर सके। और बैंक में, ठीक है, जो हमारे सर्विस देने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, या फिर बैंक में जो काम करने वाले कर्मचारी सर्विसमैन होते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बैंक क्या है? एक सर्विस सेक्टर है। पहले के जमाने में क्या होता था कि भाई हमें कोई भी काम कर रहा हूँ, बैंक में चले जाते थे, तो बैंक में उस चक्कर में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता था हर टाइम कि भाई पैसे जमा करवाने हैं बैंक में चले गए, पैसे निकालने हैं बैंक में चले गए, ठीक है, क्या नाम है, कोई ट्रांजैक्शन करनी है बैंक में चले गए। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है? घर बैठे बैठे सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, बैंक में जाने की जरूरत बिल्कुल क्या हो गई है? बिल्कुल खत्म से होती चली जा रही है। पैसे निकालने हैं तो भाई एटीएम्स हैं। वैसे तो आजकल कैश की जरूरत ही बहुत कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम हर जगह ऑनलाइन पेमेंट यूज कर लेते हैं। आई बात समझ में? सारे किसके फायदे हैं? डिजिटल एरा के। आगे बात करते हैं, तो मोबाइल ऐप्स के बारे में अवेयर होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मैं मानता हूं डिजिटल वर्ल्ड से एडवांटेजेस बहुत सारे हैं पर डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज, फ्रॉड के चांसेस बढ़ गए हैं। जैसे मैंने पहले सुना होगा फ्रॉड बहुत ज्यादा होते थे कि किसी ने यूपीआई पिन मांगा, अकाउंट खाली कर दिया, ठीक है, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का फ्रॉड। तो इसके लिए नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये काम भी होता है कि वो आपको सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड ना करे, आपको नॉलेज भी प्रोवाइड करे कि कल को आपके साथ कोई भी घटना या फिर इंसिडेंट या फिर फ्रॉड ना हो जाए। आई बात समझ में? तो इसके बाद ऐप यूज्ड इन सेक्टर। अब जो भी ऐप यूज होते हैं वो पता भी लग जाते हैं। उसके बाद क्या आता है? गेन द नीड ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, ताकि हम फायदा उठा सके उन सर्विसेज का जो हमें फाइनेंशियली मिलेंगे। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उम्मीद है आप सभी लोग इस डिजिटल एरा को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं मजे आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो खत्म हो चुकी है। जैसे कि पहले के जमाने में लोग बिजली बिल भरने के लिए लाइन में लगते थे, पानी का बिल भरने के लिए लाइन में लगते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? चुटकियों में काम, फोन में ये सारे ऐप है और हर ऐप प्रोवाइड करता है कि आप हमारे ऐप से कोई चार्जेस नहीं, घर बैठे बैठे आप आराम से बिजली बिल भर दो, ठीक है, आपके बैंक से पैसे कट गए। आई बात समझ में? कहीं भी जाने की दिक्कत है, मतलब मोस्टली काम रिजोल्व कर दिए हैं हमारे सर्विस सेक्टर ने। आई बात समझ में? किसके जरिए? डिजिटल करके उसे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आता है? इंट्रोडक्शन। लेकिन इसकी एक दिक्कत मुझे आज भी ये लगती है कि कई लोग अभी भी डरते हैं डिजिटली कुछ भी करने से।
उसका एक रीजन मैं ये भी मान सकता हूँ कि उन्हें डर लगता है कि फ्रॉड ना हो जाए, उन्हें डर लगता है कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है और आप प्रॉपर नॉलेज एक्वायर कर रहे हो उस चीज के लिए, तो मुझे नहीं लगता आपके साथ कोई भी घटना ऐसी होगी जहां पे आपको किसी भी तरह की दिक्कत झेलनी पड़े। आई बात समझ में? तो चलो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या सीखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी क्यों है, मतलब हमें क्यों चाहिए पैसे की नॉलेज। ये हमने सीख लिया अच्छे से कि पैसा हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है, तो उसको मैनेज करना आना भी क्या है, बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो यहां पे हम सिर्फ उस इंस्टीट्यूट की बात करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर, अभी चैप्टर की सिर्फ पहली वीडियो है, इस चैप्टर के ऊपर अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारी कैसे आके मदद करते हैं हमारे इन सारे कामों में, चाहे वो हमारा पैसा स्पेंड करना हो, ठीक है, उसका ट्रैक रखना हो, चाहे फिर पैसा अर्न करना हो, या फिर क्या नाम है उस पैसे को सेव करना हो, और सेव करने के बाद इन्वेस्ट करना हो, उन सब के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है, पढ़ते हैं ऐसे क्या लिखा हुआ है। द लेसन्स एम टू कॉम्प्रीहेंड द रोल ऑफ बैंक। ये लेसन हमारी हेल्प करेगा कि हम बैंक के रोल को समझ सके, इंश्योरेंस फर्म के रोल को समझ सके, और पोस्ट ऑफिस के रोल को समझ सके जो प्ले करते हैं इस मॉडर्न एरा के अंदर। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, द वाइडर स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ मोबाइल फोन्स। जैसे कि अब सबको पता है कि भाई सबके पास अपने अपने घर में क्या है, स्मार्टफोन्स हैं, जिनके जरिए हमारे बहुत सारे काम इजी हो गए हैं, ठीक है, जिनके लिए पहले हमें बाहर निकल के वो काम करना पड़ता था, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमारे वो काम काफी ईजी कर दिए हैं, ठीक है, और बिजनेस करना भी काफी ईजी कर दिया है, और कम्युनिकेशन भी काफी ईजी कर दिया है। जैसे फोन है, आज के टाइम में फोन मल्टीपल काम का जरिया बन चुका है, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर्पज हो, ठीक है, चाहे वो हमारा क्या नाम है मोबाइल बैंकिंग वगैरह हो, चाहे वो हमारे कम्युनिकेशंस हो, सबको इजी कर दिया है किसने, एक मोबाइल फोन ने। आई बात समझ में? तो काफी तगड़ी टेक्नोलॉजी है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है, इसके मिसयूज ही बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करने आए। आज तो हम सिर्फ इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करने आए हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि FI वो करते क्या, ये है क्या, एक तरह से ये है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दैट कंडक्ट बिजनेसेस विद इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, जो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो ये उन सारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है जो हमारी हेल्प करते हैं फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड करने में, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल मैं पहली बार दे चुका हूं, बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर, कंपनीज, पोस्ट ऑफिसेज, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। आई बात समझ में? अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो क्या है, और आज का आखिरी पॉइंट यानी कि इस वीडियो का आखिरी पार्ट, जहां पे हम ये पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होने के फायदे क्या क्या हैं हमें। तो फायदे तो हम ऊपर ही बहुत सारे देख चुके हैं। अब पहला फायदा देखते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज। प्रमोशनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। अब प्रमोशनल एक्टिविटी मतलब क्या है कि मान लो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, या फिर मेरा माइंडसेट एंटरप्रेन्योर है, मतलब मैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को फॉलो करता हूं, और मेरा मन करता है कि मैं बिजनेसेस डेवलप करूं, और मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा कौन प्रोवाइड कर देगा, बैंक प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि बैंक ने ये काम भी इजी कर दिया। बैंक अब मीडिएटर बन चुका है किसके बीच में, अगर मैं बात करूं तो बैंक अब मीडिएटर है, एक तो सेवर के बीच में और लेंडर के, सेवर के बीच में और बोरोवर के बीच में। मतलब क्या, बैंक ऐसे बंदों से पैसे ले लेता है जो पैसे बचाते हैं, और ऐसे बंदों को पैसा दे देता है जो पैसे लोन लेते हैं। जिससे फायदा क्या हो गया, अगर मान लो मुझे अपने पैसों को सेफली इन्वेस्ट करना है तो मैं बैंक में इन्वेस्ट कर सकता हूं, बैंक को मैं पैसे दूंगा, बैंक बदले मुझे ब्याज देगा, और बैंक उसको आगे बोरोवर को मतलब लेंडर बन के एज अ बोरोवर को पैसे दे देगा, और उससे क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। हाँ, पर बीच में अपना कुछ ना कुछ कमीशन रखेगा जो इसकी इनकम है। आई बात समझ में? तो ये एक फायदा हो गया कि अब मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसको मैं पैसा दूं और बदले वो मुझे क्या करे, इंटरेस्ट पे करे। तो मैं डायरेक्टली बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को पैसा दूंगा, बैंक मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देगा, और बैंक इंटरेस्ट किससे लेगा, बोरोवर से, जिसने बैंक से उधार लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटीज। इसका मतलब हम अगर बिजनेस वगैरह डेवलप करना चाहते हैं तो हम चाहें तो बिजनेस लोन लेके, ठीक है, तो बैंक उसके लिए प्रमोशन प्रोवाइड करता है, मतलब प्रमोशन वगैरह करते रहता है कि भाई जिसको जरूरत है, ठीक है, स्टार्टअप्स वगैरह करने की, ठीक है, या फिर बिजनेस करने की, तो वो चाहे तो बैंक से पैसा ले सकता है, चाहे पैसा हो चाहे ना हो, ठीक है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज।
अब बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि भाई वाटर प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, बिल्डिंग्स बनाना, उन सबके लिए पैसा चाहिए। तो बैंक अलग अलग रियल एस्टेट ओनर्स को पैसा प्रोवाइड करती है ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। आई बात समझ में। तीसरा, बैलेंस डेवलपमेंट। अब ये बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब ये है कि भाई जो भी हमारे, आपने सुना होगा एरियाज दो तरह के होते हैं, एक होता है रूरल एरिया, एक होता है अर्बन एरिया। रूरल एरिया कौन से होते हैं? ठीक है, जो हमारे गांव वगैरह हो गए। अर्बन जो हमारे शहर हो गए। तो शहर के पास तो ज्यादा पैसा होता है, तो बैंक्स इन पैसों को प्रोवाइड करती है ऐसी जगह जहां पे पैसे की थोड़ी सी कमी है, ताकि बैलेंस डेवलपमेंट होता रहे। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे कि अर्बन एरिया से ज्यादा पैसा आता है तो बैंक उसे रूरल एरिया को प्रोवाइड कर देती है ताकि वहां पे भी डेवलपमेंट हो सके। आई बात समझ में। ये एक फायदा है, ये बैंक का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का एक और फायदा। ये हमारा क्या होगा? बैलेंस डेवलपमेंट की विकास जो है ना दोनों पे उसके, यूं ना हो कि अर्बन एरिया तो बहुत डेवलप हो जाए और रूरल एरिया हमेशा पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाए। आई बात समझ में। तो डेवलपमेंट बैलेंस हो, इसलिए जरूरी है, ठीक है, कि बैंक ऐसा करे कि वो अर्बन एरिया से पैसा ले और रूरल एरिया में प्रोवाइड करे। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे करता है बैंक? अब बात है, बैंक तो अब यूं नहीं बोलूंगा कि बैंक अपने अंदर एम्प्लॉय रखता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करता है। मैंने भी क्या बोला कि बैंक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज भी परफॉर्म करता है, यानी कि हेल्प करता है लैंड बिल्डिंग वगैरह बनाने में। अब क्या लैंड ओनर खुद ही अपना घर बनाएंगे? क्या बिल्डिंग ओनर खुद अपना घर बनाएंगे? नहीं, उन्हें हर काम के लिए क्या रखना पड़ेगा? एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, यानी कि मजदूर, लेबर, ठीक है, सैलरी वर्कर्स, ये सब रखने पड़ेंगे। तो जिसके जरिए इन एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये सब फायदे किससे हैं? ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के होने से। आई बात समझ में। तो आज के टाइम में मेरे को लगता है कि ऐसा कोई सा व्यक्ति होगा बच्चों को छोड़कर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को यूज ना करता, वो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट को यूज करता ही करता है, और कई तीनों ही यूज करते हैं। बैंक्स, ठीक है, किसके लिए? क्या नाम है? ट्रांजैक्शंस के लिए, इंश्योरेंस के लिए ताकि वो इंश्योरेंस क्लेम कर सके, और पोस्ट ऑफिस अपने फ्यूचर सेविंग्स के लिए। आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर डीपली। तो उम्मीद है आपको यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाए तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। आई बात समझ में। और उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इस चैप्टर के ऊपर और डीप में। अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।